हाँ जी, मेरे हाथ में है सीए इंटर ग्रुप 2 का एफएमएन इकोनॉमिक्स का पेपर और हम दोबारा से इसकी जो सॉल्यूशन वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ कुछ करेक्शंस के साथ। इस एफएम के पेपर के सॉल्यूशन के अंदर जो मैं यहाँ पर आपको शीट प्रोवाइड करूंगा, एक एक आंसर आप आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच कर लीजिएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी ग्रेस मार्क्स को लेकर, वो मैं आपसे फटाफट से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आईसीआई ग्रेस मार्क्स दे सकता है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कॉमन सेंस से भी वो परसेंटेज लगाना चाहिए था। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि एनपीवी वाले क्वेश्चन में एक में क्वेश्चन के अंदर 10% और 1% वाला पॉइंट था, जिसमें उन्होंने सेंसिटिविटी फैक्टर जो दिया था वो 1% था लेकिन होना चाहिए था 10%। उस पर बात करेंगे। एक ग्रोथ रेट का पॉइंट था जिसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि 5% जो है हमें दिख रहा था, विजिबल हो रहा था, जबकि वो था 15%। तो अगर 5% से किया है तो क्या होगा, तो क्या क्या इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में बताऊंगा जिन बच्चों का पेपर अगर खराब गया है, जिन्होंने अभी खाली फर्स्ट ग्रुप के पेपर दिए, तो नेक्स्ट जो हमारा बैच है एफएम का, वो किस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूं। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए था। पहला क्वेश्चन आया था आपका रेशो से। रेशो के अंदर क्वेश्चन ने क्या पूछा था, आपको वेलोसिटी वगैरह दी हुई थी जिससे आप टर्नओवर रेशियोज निकाल सकते हैं, डिवाइड करके 12 से। मंथ्स में गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन का गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट में दिया है परसेंटेज। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 20% और उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया है 10 लाख का। तो आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को और ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे 100% अमाउंट यानी कि सेल्स जो है वो मिल जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर जो सेल्स है वो आएगी 50 लाख। एक एक आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, मैंने 2 बार क्रॉस चेक कर लिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो 50 लाख की आपके पास आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 50 लाख की सेल्स से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जाएगा 40 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हालांकि ये मांगा नहीं था। डेटा टर्नओवर रेशियो को हमने इंप्लाई किया, यहां से वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तो 4 आया। फिर डेटा टर्नओवर रेशियो को इंप्लाई करके हमने निकाले सन्ड्री डेटर्स, जो कि इस क्वेश्चन की थी रिक्वायरमेंट कि आपको सन्ड्री डेटर्स निकालने हैं। तो सन्ड्री डेटर्स आएंगे 11,30,000 और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं जो भी अमाउंट्स इस सॉल्यूशन के अंदर बताई जाएंगी वो 200% सही है। कोई बच्चा अगर कोई मिस्टेक मुझे बताता है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कि इस आपके सॉल्यूशन में ये कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक है, तो मैं उसको दूंगा 100 रुपीज का पेटीएम। आपको बस अपना जो ईमेल आईडी है जिससे आपने कमेंट किया है उसको आप स्क्रीनशॉट करके 99039946 इस नंबर पे भेज दीजिएगा। जो भी बच्चा इस पेपर के अंदर कोई भी कैलकुलेशन या किसी भी तरीके की एरर निकालता है तो मैं उसको 100 रुपीज पक्का पेटीएम करूंगा। आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। 100 रुपीज का मैं आपको दूंगा पेटीएम ताकि मैं आगे उसे करेक्ट कर सकूं। हालांकि मैंने इसे डबल क्रॉस चेक किया है, एक भी अमाउंट इसके अंदर गलत नहीं है। पूरी वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आगे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट भी आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो से निकाल सकते हो। एवरेज स्टॉक आ गया था आपका 20 लाख, जिसके अंदर एवरेज स्टॉक किस तरीके से निकाला था और जो आपका मेन सॉल्यूशन था वो था 20,20,000 रुपए जो आपसे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट पूछा था। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी डिस्कशन की जरूरत नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट के बी पे जो कि था लेवरेज का क्वेश्चन। आ जाते हैं लेवरेज के क्वेश्चन के अंदर। ऑपरेटिंग आपको दी हुई है, कंबाइंड लेवरेज दी हुई है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है, 12% के डिबेंचर से इक्विटी शेयर कैपिटल और टैक्स रेट है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा जरा ध्यान से देखिए। 3 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। उन्होंने कहा पीवी रेशियो निकालो, ईपीएस निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो। फाइनेंशियल लेवरेज बड़ा आसान है, आपको पता है कि इन दोनों को ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कंबाइंड लेवरेज। इस फॉर्मूला का यूज करके करोगे आप तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को 2 फाइंड आउट कर सकते हो। पहले मैंने इसको सॉल्व किया है। सेकंड पे आपको निकालना था मतलब पीवी रेशियो और ईपीएस किस तरीके से निकलेगा, तो पहले आपको निकालनी थी ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला रख के उससे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना था। तो आप फॉर्मूला रखोगे कंट्रीब्यूशन इसको ऑपरेटिंग लेवरेज का, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी फॉर्मूला होता है। क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन पता नहीं है तो आपने कई बार ऐसा किया होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको पता है, इस वाली फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा आपका 7,14,000। एक अमाउंट बिल्कुल एक्यूरेट है जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सेल्स हमें 50 लाख पता थी, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया है पीवी रेशियो। अब हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया, उसका ईपीएस निकाल दिया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, कंट्रीब्यूशन माइनस कर दी, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस की हमने, ईबीआईटी ईबीटी सारी चीजें हमने इसके अंदर माइनस की है। और आपका जो एग्जाम में ईपीएस आना चाहिए वो यही आना चाहिए, 1.05 रुपीज का ईपीएस आपका आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यही आंसर इसका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट आया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो जो इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो जो क्वेश्चन ने गिवन था वो था 1.5 और हमारा जो क्वेश्चन में सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है 0.784 जो कि इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कम है, जो कि हमें कंपेरिजन करके इसका एक आंसर बताना था कि अगर इंडस्ट्री बिलोंग कर रही है, आपकी जो फॉर्म है वो बिलोंग कर रही है जिसके अंदर 1.5 एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री का, तो आपका फॉर्म इस पे हमें कमेंट करना था। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि आपके डिविडेंड से थे। पहला था आपका
कौन से मॉडल से करना था, मैं ग्राम डॉट मॉडल से करना था और दूसरा करना था लिंटर मॉडल से। पहले क्वेश्चन में ईपीएस गिवन है 60, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, मल्टीप्लायर 5 है, आपको डिटरमाइन करना था प्राइस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना था पहले यहाँ पर कि प्राइस पर शेयर किस तरीके से निकलता है। तो मल्टीप्लायर डिविडेंड प्लस ई डिवाइड बाय 3 का फॉर्मूला होता है इसका, और पी का जो आंसर आएगा वो आएगा 280। आई होप आपका यही आंसर रहा होगा। नेक्स्ट लिंटर मॉडल से भी हमें सेम चीज निकाली थी। लिंटर मॉडल में रिक्वायरमेंट क्या थी जरा ध्यान से देखिए। लास्ट ईयर का डिविडेंड 6.34 था, जिसमें एडजस्टेंट फैक्टर था वो 45% था, पे आउट रेशियो 60% था और ईपीएस जो है 12 था। हमें निकालना था करंट ईयर का डिविडेंड। तो करंट ईयर का डिविडेंड हमने फॉर्मूला लगा दिया, D0 प्लस ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट रेशियो, फिर से D0 और लास्ट में जो एडजस्टिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर आना चाहिए इसका 6.727। कहीं भी आप कोई भी अगर इसमें मिस्टेक निकालेंगे तो मैं आपको पक्का 100 रुपीज पेटीएम जरूर करूंगा। नेक्स्ट फर्स्ट के डी पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट का डी पार्ट था हमारा वर्किंग कैपिटल से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, सीधा सीधा अमाउंट आपको निकालना था। तो आ जाते हैं, इसमें कुछ होल्डिंग पीरियड्स गिवन है हमें कि रॉ मटेरियल का जो होल्डिंग पीरियड है वो 2 मंथ्स का है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल निकाला, आपका रॉ मटेरियल की यूनिट्स अमाउंट से मल्टीप्लाई किया और 2 मंथ्स का निकाला, तो यार 3,75,000। इसी तरीके से हमने स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी में एक था पॉइंट कैच क्या था कि क्वेश्चन ने बोला था कि इसके अंदर जो 75% कंप्लीट है वो ऑल रेस्पेक्ट्स में। कई बार बच्चे ने कहा कि हमारे टीचर ने बताया था कि डब्ल्यूआईपी के अंदर 100% हमेशा मटेरियल का लेते हैं, बाकी 50-50% लेते हैं। वो तब लेते हैं जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 75% ऑल रेस्पेक्ट्स में, इसका मतलब ऑल रेस्पेक्ट्स मींस इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो आपको डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करना था 75% से और होल्डिंग पीरियड था इसका 3 मंथ्स। नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, में कुछ नहीं करना था, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना था, 1 मंथ का इसका होल्डिंग पीरियड था। डेटर्स को लेकर फिर से कैश था कि डेटर्स के अंदर हमने बोला था कि ये जो सेल्स है हमारी कंपनी जो बेचती है वो 25% आउटपुट अगेंस्ट कैश बेचती है। इसका मतलब 75% जो है क्रेडिट है और डेटर्स जो है वो क्रेडिट सेल से ही बनते हैं। तो इस वाले पॉइंट को पहले मल्टीप्लाई करना था 75% से, तब उसके होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करना था। बाकी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड्स सिंपल तरीके से आप निकाल सकते थे। फिर इन्हें आपको पुट करना था अपनी आंसर शीट में, जिसमें स्टॉक ऑफ मटेरियल वगैरह हमने यहाँ पर निकाला। टोटल असेट्स आई हैं वो आई है हमारी 20,09,375 और जो आई है करंट लायबिलिटीज वो आई है 4,43,750। जो नेट आपका वर्किंग कैपिटल आएगा, आपका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 15,65,625। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है जो आप आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है, पी रेशियो वगैरह गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी एक पॉइंट है जिसमें कई सारे बच्चे गलती करके आए होंगे और मैं बताता हूं कौन सी गलती है। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, बच्चों ने रिटेन्ड अर्निंग्स बाद में देखा सॉल्यूशन करने के बाद, या कुछ बच्चों ने देखा तो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं पता थी उन्हें कि इस रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या करना है। जबकि ऐसा डिट्टो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है कैपिटल स्ट्रक्चर के आपके चैप्टर के अंदर, वहां देख सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पर 36% था, वहां पर 35% है और सेल्स की अमाउंट अलग है, बाकी कुछ भी अलग नहीं था। आप भी इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करना था जरा ध्यान से देखिए। अभी कंपनी के पास ये उन्होंने ईबीआईटी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पर कंपनी इज प्लानिंग अ न्यू प्रोजेक्ट जिसके अंदर उन्हें चाहिए 40 लाख रुपीज। अगर उनका डेट इक्विटी रेशियो, इस डेट इक्विटी रेशियो निकालने को कई बच्चों ने गलती कर दी। डेट इक्विटी रेशियो अगर 36% से ज्यादा चला जाता है तो इससे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। जो आपका के है वो 12.5% हो जाएगा, जिससे आपका पी रेशियो 8 हो जाएगा और इंटरेस्ट जो है जो नॉर्मली 8 या 10% पे मिल रहा है 10% पे मिल रहा है वो 12% पे चला जाएगा। आपको बताना है कि फंड्स कैसे रेज करने हैं या ईपीएस क्या होगा अगर अमाउंट इक्विटी से रेज करें या अमाउंट डेट से रेज करें। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से। पहले आप न्यू ईबीआईटी निकालेंगे। इस बात में भी कई बच्चों ने गलती की है कि पुराना वाला जो ईबीआईटी था जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था, ये वाला ईबीआईटी ले लिया 50 लाख, क्योंकि न्यू ईबीआईटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो कि बिल्कुल गलत असम्पशन है आपकी। नए ईबीआईटी को तो आपको निकालना था जब कंपनी ने पहले कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, उसी से 50 लाख कमा रही है, तो नया अमाउंट 40 लाख रुपए और इन्वेस्ट करके दोबारा से सेम अमाउंट कैसे कमा सकते हैं, आपको खुद लॉजिक लगाना था। तो पहले आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना था आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एग्जिस्टिंग ईबीआईटी और एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालना था। और एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है 3,40,00,000 रुपए। 3,40,00,000 कैसे आई है आपकी? एक तो आपकी सीधा सीधा अमाउंट आ गई शेयर से, ये देखिए 1 करोड़ की नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, 10 लाख, तो 1 करोड़ तो इक्विटी आ गया और आपके पास 1.4 करोड़ के क्या है, 1.4 करोड़ की रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो इक्विटी अगर रिटेन्ड अर्निंग्स को अपन ऐड करते हैं तो आता है 2.4 करोड़। और अगर हम यहां से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है 10 लाख का डिवाइड कर देंगे तो डेट की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1 करोड़ और जो कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी आपकी 3.4 करोड़। परसेंटेज में निकालेंगे तो इस आएगा 14.7%। तो एग्जिस्टिंग हम ईबीआईटी कमा ही रहे थे 50 लाख का, प्लस 40 लाख पे अब हम सेम रेट से कमाएंगे, जो कि हमने रेट निकाला है कौन सा,
14.7% का, जिससे हमारा जो न्यू ईबीआईटी है वो आ जाएगा 55,88,000 रुपए का। इसे हमने अपने ऑप्शन में पुट कर दिया। अब आते हैं यहां पर कुछ गलती होने के चांसेस है, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट जो 10 लाख का है वो दोनों में रहेगा, ध्यान रखिए। एडिशनल फंड्स हमने ऑप्शन रखा है कि अगर हम एडिशनल फंड्स ले रहे हैं लोन से, और सेकंड ऑप्शन रखा है कि अगर हम एडिशनल फंड्स ले रहे हैं इक्विटी से। उससे पहले आपको दोनों ही तरीके से चेक करना था कि क्या इसका डेट इक्विटी रेशियो रहेगा अगर हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर हम डेट इक्विटी रेशियो रखेंगे तो कैसे रखेंगे कि पहले से हमारे पास 100 लाख के डेट्स हैं और उसके बाद हम 40 लाख से और डेट ले रहे हैं। पुराना वाला जो इक्विटी का और रिटेन्ड अर्निंग्स का कैपिटल स्ट्रक्चर था उसे हमने चेंज नहीं किया, वो सेम ही रहेगा। तो टोटल मिला के हमारे पास डेट हो गए 140 लाख के, और टोटल मिला के इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स है 240 लाख के। अगर मैं इसका डेट इक्विटी रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 36.84%, जो कि आप देख रहे हो 36 से कितना क्रॉस है। क्योंकि ये 36 से क्रॉस कर गया है, इसलिए क्वेश्चन ने जो जो चीजें बोली थी कि आपकी केई बदल के 12.5 हो जाएगी, आपका पी 8 हो जाएगा और एडिशनल फंड्स आपके 12% से मिले, तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें हम सारी चीजें चेंज करेंगे, जिसके अंदर अब हमें जो नया वाला डेट है वो 12% से मिलेगा। तो हम जो 40 लाख रुपए रेज कर रहे हैं उसे 10% से लेके हमें कितने परसेंट से लेना पड़ेगा, 12% से, और इसका आएगा 4,80,000। और सिर्फ ये वाला जो न्यू इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। जब हम दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, टैक्स हमने माइनस कर दिया, ईएटी आएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आएगा अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे न्यू वाले। नए जो इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे वो यहां पर नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे आपके इधर न्यू इक्विटी ऑप्शन में। तो 12 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स न्यू वाले में और एग्जिस्टिंग वाले में 10 लाख ही रहेंगे, जो कि आपका ईपीएस है। पी रेशियो हमारा डाउन फर्स्ट वाले ऑप्शन में होगा और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें कंटिन्यू रहेगा 10 पर। हो सकता है यहां पर भी कई बच्चे गलती करके आए हो। पी रेशियो अगर आपका 36% से डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है तो पी रेशियो आपका 8 पे गिर जाएगा। उसकी वजह से ये जो अमाउंट आई है वो 16 आई है। अगर आपने यहीं पर लिख दिया है 10 तो आपका यहां पर 20 समथिंग आ रहा होगा, जो कि गलत आंसर है। इसीलिए हमारा जो इक्विटी वाला ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है यहां पर, क्योंकि इसमें हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर आ रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखिए, भले ही उसका ईपीएस कम है, ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन कराया गया है आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी मेट में ईपीएस यहां पर देखिए 2.054 है और यहां पर 1.911 है, जबकि पी रेशियो के घट जाने की वजह से, क्योंकि डेट आपने ज्यादा ले लिया, इसकी वजह से जो मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो बी ऑप्शन में आपको ज्यादा बेनिफिट लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। पेबैक पीरियड का क्वेश्चन था, मतलब ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था। कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन के अंदर एक कैच है कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो सेंसिटिविटी एनालिसिस से आया था, मेरे हिसाब से बच्चे ने अगर वो स्टार्टिंग में उठा लिया तो कम से कम उस क्वेश्चन को आधा घंटा करने में लगा होगा। एक क्वेश्चन आएगा अभी 5th का ए पार्ट है। अगर आपने उस क्वेश्चन में आधे घंटे से कम में कर दिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने आधे घंटे से पहले वो कर दिया था। मेरे हिसाब से उसमें कम से कम, क्योंकि उसकी अमाउंट इस तरीके से थी, कम से कम आधा घंटा लगता मेरे। अगर आप उसको छोड़ के इतना इको अटेम्प्ट कर लेते तो हो सकता है आधा या पूरे न्यूमेरिकल इको के आप सॉल्व कर सकते थे उतने समय में। न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से 28 मार्क्स के आए थे आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में। आते हैं इस क्वेश्चन पे। ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन की है वो है 5 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, और वो आपको एस्टिमेट 5 साल के एंड में 45,000 के आपको सेल्वेज वैल्यू लाके देगा। रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 1,50,000 का, कॉस्ट उसको चलाने की लगती है 28,125, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टैक्स रेट, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। यहां पर कई बच्चों ने गलती की है कि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है कि सर डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए ना हमने माइनस किया, ना ऐड किया, ना कुछ नहीं किया। आपको डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, आपको डेप्रिसिएशन निकालना होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट है आपकी 5 लाख की, लाइफ है 5 साल की, स्क्रैप वैल्यू आपके पास 45,000 रुपीस की। इसका यूज करके आपको डेप्रिसिएशन निकालना था 5 लाख माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आता 91,000, जो कि टैक्स से पहले माइनस होता है करेक्ट टैक्स की अमाउंट निकालने के लिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देते हैं। हमने ये सारी चीजें एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा एनुअल कैश इनफ्लो आया है वो आया 1,15,100। हालांकि जब हम 5th ईयर में का ऐड निकालेंगे तो अलग से भी ऐड कर देंगे। पेबैक पीरियड जब आप सिंपली इसका निकालेंगे तो इसका जो पेबैक पीरियड आना चाहिए वो आना चाहिए 4.23। इसी तरीके से निकालना ज्यादा सही इसलिए रहेगा क्योंकि जो 5th ईयर का इनफ्लो है वो अलग है। अदरवाइज हम इनिशियल कैश आउटफ्लो जैसे मैंने पहले बताया था और डिवाइड बाय एनुअल इनफ्लो से अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। तो जो नॉर्मल तरीका होता है निकालने का, जीटी को जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है उसको ऐड करते समय और लास्ट में कितना रह गया, वो जो सिंपल तरीका है उसी से आपका एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट आपका एनपीवी इस तरीके से निकाला जाएगा कि एनुअल इनफ्लो 1 से लेकर 5 साल तक की सेम है, हमने जीटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। कई बच्चों का ये वाली अमाउंट मुझे मत बताना कि सर ये वाली अमाउंट अलग आएगी। अगर आप इस वाली अमाउंट को जो कि 1 डिवाइड बाय 1.10 करके ग्रैंड टोटल करके जो पूरी अमाउंट कैलकुलेटर पे आती है, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं आपका भी अमाउंट 595 आएगा लास्ट में 503 की जगह। तो इसको मत भेज देना व्हाट्सएप करके कि सर देखो हमने गलती निकाल दी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है हमारा जो क्वेश्चन चेक होता है वो आता है हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना लिया है। तो हमने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया है वो है 3.790, उसके बाद नहीं लिया है। तो मेरा जो क्वेश्चन इवैल्यूएट किया जाएगा, जो एग्जामिनर इवैल्यूएट करेगा वो मेरे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करेगा, ना कि जो कैलकुलेटर पे आ रहा है। हालांकि दोनों से ही आपके आंसर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं
नहीं पड़ेगा। अगर आपने पूरे से किया है तो भी सही है, अगर आपने पूरे से नहीं किया तो भी सही है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये एनपीवी है, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। जो चेंज मैंने आपको बता दिया है ध्यान रखिएगा, इस चेंज को मुझे व्हाट्सएप करके मत भेजना कि पेटीएम कर दो मैं 100 रुपीज। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगी आपकी 0.932, इसको हमने लेस कर दिया है क्योंकि एक से कम है, तो तीनों ही केस में से रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं आंसर भी देना था। पे बैक पीरियड ऑलमोस्ट 5 साल का है तो इसे हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, मतलब पूरी लाइफ में ही पे बैक पीरियड आएगा आपका। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो आप इसे तब ले सकते हैं। एनपीवी क्योंकि नेगेटिव में है और नेगेटिव में हम इसे कर देते हैं रिजेक्ट। एनपीवी जो पॉजिटिव होता है वही हमारा डिसीजन क्राइटेरिया होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब भी 1 और ग्रेटर देन 1 होता है, 1 पे एक्सेप्टेबल रेंज होती है, चलो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन 1 लेस देन 1 है तो हम उसे कर देते हैं रिजेक्ट। यही इसका डिसीजन फैक्टर होता है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी एक अच्छा और टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक कैच था, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला था कि अगर हम 2.5 लाख तक की अमाउंट को बोरो करते हैं तो 8% बिफोर टैक्स है, अगर हम 2.5 लाख से 5 लाख करते हैं तो 10% बिफोर टैक्स है, और 5 लाख के ऊपर जाएंगे तो 12% से आफ्टर टैक्स आ गया। इसका मतलब इसमें 1 माइनस टैक्स रेट नहीं करना था। कई सारे बच्चे इसमें 1 माइनस टैक्स रेट करके आ गए हैं, सभी के अंदर। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो किसी में भी करके नहीं है, दोनों की केस में आपका आंसर हो जाएगा गलत। शायद इसी क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं कि ये जो 15% की अमाउंट है हमें विजिबल नहीं है, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि विजिबल है। यहाँ पर कॉमा लगाने या आइकन लगाने की क्या ही जरूरत थी, आप खुद सोचिए। तो 15% से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो मैंने नंबर शेयर किया है आप मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं खुद आईसीआई को मेल करूंगा, आपको भी बताऊंगा कि आईसीआई को किस तरीके से मेल करना है अगर आपके क्वेश्चन पेपर में विजिबल नहीं है, ताकि ग्रेस मार्क्स के लिए आपकी आवाज को पहले ही पहुंचाया जा सके, इससे पहले कि वो गलत चेकिंग कर दे। अगर आप जैसे कि जो क्वेश्चन मेरे पास, जो क्वेश्चन पेपर मुझे दिख रहा है उसमें 15% है, थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है कि 15% है। अगर आपके में बिल्कुल भी विजिबल नहीं है तो आप मुझे उसका फोटो स्क्रीनशॉट लेके, जो मैंने नंबर अभी ऊपर शेयर किया है उसके ऊपर भेजिएगा। मैं 1-2 मेल करके और 1-2 बच्चों से खुद अलग से भी मेल करा के देखूंगा कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर वगैरह हमें यहाँ पर गिवन है और हमें निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है ये सारी चीजें। तो हम निकालते हैं फटाफट से अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें पैटर्न बताया कि हम किस तरीके से, अभी हमारे पास कंपनी चाहती है 25 लाख रुपए आ जाए किसी तरीके से, लेकिन पहले से 5,25,000 रुपए रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म्स में है पहले से ही, तो मुझे ये तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने बोला कि डेट इक्विटी का जो रेशियो होना चाहिए 2:3, अगर मैं इसे परसेंटेज में लाना चाहूं तो 40% और 60% के रेशियो में होना चाहिए। पहले डेट बाद में इक्विटी। इसका मतलब अगर मैं 25 लाख का 40% करूं तो डेट होना चाहिए 10 लाख का और 60% की होनी चाहिए इक्विटी। ये आपका पैटर्न ऑफ रेजिंग फंड्स होना चाहिए कि 10 लाख की इक्विटी और 10 लाख के डेट और 15 लाख की इक्विटी, जिसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलरेडी मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, माइनस कर दिया आपने 5,25,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स की, तो ये हमारे पास इक्विटी है, ये हमारे पास रिटेन्ड है। और डेट के लिए मैंने बताया 8%, 10%, 12%। ये 8% और 10% मैंने कॉस्ट ऑफ डेट अभी नहीं लिखा है, सिर्फ रेट लिखा है। यहां पर टोटल अमाउंट का ये पैटर्न ऑफ रेजिंग फंड दिखाया मैंने आपको। कॉस्ट जब निकालोगे तो जो 8% है उसमें 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, 10 में भी 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, 12 ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है तो ये परसेंटेज यहां पर अप्लाई होंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आप इसका निकालोगे खाली डेट का, तो वो आएगा आपका, ये सिर्फ डेट के लिए है, वो इस तरीके से आएगा और आएगा 9.15%। मैं फिर से बता दूं, कहीं भी आप गलती निकालिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर और मैं आपको 100 रुपीज पक्का पेटीएम करूंगा। फिर केई मैंने निकाल दिया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जब मैंने बताया आपको तो इस तरीके से इसका 21.9% आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखी है। यहाँ पर एक चीज बच्चे गलत कर सकते हैं कि D1 निकालने में और ग्रोथ निकालने में गलती हो सकती है, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से हमने निकाला है। लास्ट आया इसका WACC में हमने अमाउंट्स लिए, वेट लिए और फाइनल जो आंसर आया वो आया हमारा 16.8%, जो कि मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 5th का ए। 5th के ए में क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन था सिर्फ 5 मार्क्स का। मेरे हिसाब से जो एनपीवी का क्वेश्चन इससे पहले दिया गया था वो होना चाहिए था 5 मार्क्स का और ये होना चाहिए था 10 मार्क्स का। सेंसिटिविटी एनालिसिस, हर एक फैक्टर को आपको चेंज करके देखना था। और जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, 6 पेजेस के अंदर इसका सॉल्यूशन लिखा गया है, जबकि ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं हुआ है और है सिर्फ ये 5 मार्क्स का। तो अगर आप इसे पेपर के स्टार्टिंग में लेके बैठ गए होगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पेपर का आधा से पौना घंटा दे दिया और ऑलरेडी आपको 5 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन हुआ है, पूरा पेपर बाकी है। पजल होके बच्चों को लग रहा होगा ये लेंदी पेपर है, तो अगर आपने सिलेक्शन गलत की है क्वेश्चंस की तो आपको लेंदी पेपर लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस 5 के ए पार्ट को छोड़ देता, क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पहले मैं इकोनॉमिक्स को अटेम्प्ट करता, फिर मैं इसके ऊपर वापस आता, क्योंकि इसमें अमाउंट्स इस तरीके की है, देख के आप पता लगा सकते हो कि इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन होने वाला है, जबकि है सिर्फ 5 मार्क्स का। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट गिवन है, एनुअल यूनिट्स गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, डिस्काउंट रेट गिवन है। जिन बच्चों ने मेरी स्पेशल केसेस कैपिटल बजटिंग वाला पेपर देखा होगा उसके अंदर रिस्क एनालिसिस कैपिटल बजटिंग में क्वेश्चन ऑलरेडी है, मैंने सॉल्व कराया और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये।
उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि आपको देखना चाहिए कि एडवाइस करना चाहिए कंपनी को कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें एनपीवी के बेस पे। तो पहले निकाला जाएगा इसका ओरिजिनल एनपीवी। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर के बहुत चांसेस है। अगर आप ढूंढ लेंगे कैलकुलेशन एरर, जो कि मैंने आपको पहले से ही बताया, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए स्क्रीनशॉट लेकर और करेक्ट अमाउंट मुझे भेजिए, मैं आपको पक्का 100 रुपीज पेटीएम करके दूंगा। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें से मैंने सेल्स को माइनस किया, यूनिट से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, और हम माइनस कर दिया तो आपका अर्निंग और कैश फ्लो आ गया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जीटी से मल्टीप्लाई किया है हमने। ध्यान रखना जीटी जो आप कैलकुलेटर पे करेंगे वो होगा गलत। जब मुझे क्वेश्चन कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के देता है तो मुझे उन्हीं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करना चाहिए, ना कि अपने कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए। हालांकि एग्जाम में अगर डिफरेंस आता है तब भी उसका जो एग्जामिनर है, वो आपका जो चेकर है, वो आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, कैलकुलेटर वाला भी ठीक होता है। इसका वेरिएशन आप मुझे ना भेजें कि हमने कैलकुलेटर पे किया और उसका ग्रैंड टोटल कुछ और आ रहा है और आपने कुछ और लिखा है, इसका ग्रैंड टोटल ना भेजें। मैंने जो सही तरीका है जो कि हमने इंस्टीट्यूट ने दिया है उनको यूज करके ग्रैंड टोटल करना चाहिए। तो मैं पहले बता दूं इसमें एक और कैच की डिस्काउंट रेट, इस क्वेश्चन ने बोला था, यहां पर गलती है। क्वेश्चन ने कहा था कि आपको कंसीडर करना है 1% का एडवर्स वेरिएंस। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर 1% का एडवर्स वेरिएंस आप डिस्काउंट रेट में करेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि 10% का 1% ऐड करें हम, और उसमें अंदर क्या होएगा 10.01% जाके आप उसका एनपीवी फैक्टर निकालोगे। तो कॉमन सेंस ये था, क्योंकि आपको नीचे भी 10 और 11 पे गिवन है, अगर आप डिस्काउंट रेट का नेगेटिव इफेक्ट करने के लिए आपको उसको प्लस करते हो 10% तो वो 11 आएगा। तो कॉमन सेंस आपका क्वेश्चन में ये कहता था कि भले ही उसमें प्रिंटिंग एरर थी लेकिन फिर भी आपको आंसर जो है वो 11%, मतलब इसको 10% अज्यूम करके ही करना चाहिए था। अगर कुछ बच्चों ने इसे 1% अज्यूम करके किया है तो मैं आपको बता दूं किस केस में आपको आईसीआई ग्रेस मार्क्स देगा। ये मेरी अजम्पशन है, श्योरिटी नहीं है कि अगर बच्चा फेल हो रहा होगा, देखो ये उनकी अदालत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कॉपी भी रीचेक कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे लेकिन अपने हिसाब से। तो मेरा ये अजम्पशन है कि अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो फेल होने की कगार पर है, मतलब 40 से भी नीचे मार्क्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आईसीआई की इसमें ग्रेस मार्क्स दे दे। इन जनरल अगर पूरे पेपर में मुझे नहीं लगता कि वो यूनिफॉर्म तरीके से ग्रेस मार्क्स इसमें देने वाले हैं। बाकी वेट करेंगे कि आईसीआई किस तरीके से चेक करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसका क्या लिया था, 1% लिया था या 10% लिया था। अब इनके हिसाब से आंसर क्या क्या होने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको। एडवर्स इफेक्ट का मतलब है नेगेटिव और बढ़ जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा। जैसे कॉस्ट है नेगेटिव है 10% से बढ़ जाएगी। एनुअल सेल्स यूनिट्स हमारी पॉजिटिव होती है, बढ़ना तो ये नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस एक पॉजिटिव फैक्टर है, एडवर्स इफेक्ट करने के लिए हमसे क्या करना पड़ेगा, डाउन 10% से। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है तो नेगेटिव फैक्टर होता है, तो उसे बढ़ाएंगे 10% से, और फिक्स कॉस्ट को भी बढ़ाएंगे हम 10% से, डिस्काउंट रेट को भी बढ़ाएंगे 10% से, जो कि हो जाएगा 11%। इन सभी इंडिविजुअल चेंजेस के बाद आपको एनपीवी में कंसिडरेशन देना था। और जो इंस्टीट्यूट के अंदर क्वेश्चन है उसने बोला था कि किसका मैक्सिमम इंपैक्ट नेगेटिव इफेक्ट होगा, जबकि यहां पर जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो आया था कि मिनिमम इफेक्ट किसका होगा, वो आपको समझाना है। तो मिनिमम इफेक्ट बताना था। तो मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पे। इसके अंदर वेरिएशन के चांसेस है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, वो आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लेने की वजह से हो सकता है। तो हम आते हैं वापस, यहां आ गए। तो पहले हमने जो एनपीवी निकाला वो आएगा 7,14,400। आई होप आपका भी एनपीवी यही आया होगा। यहां से हमने शुरू किया वेरिएंस इन एनालिसिस, मतलब जो भी हमारे वेरिएशंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले मैंने कैपिटल कॉस्ट में दिखाया, ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका था आंसर लिखने का। जिन बच्चों ने थाउजेंड्स वगैरह में एक साथ मिलकर किया होगा वो भी सही तरीका है, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने वो एज इट इज लिख लिया, दोबारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, ना ही प्रेजेंट करके दिखाने की जरूरत थी। प्रोजेक्ट कॉस्ट में से आपको माइनस करना है, तो पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 5 करोड़, अब हो गई 5 करोड़ 50 लाख, जो माइनस करने पे आ रही है 42,85,400। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन एरर के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आपके चेंज इन जो एनपीवी आएगा वो कॉस्ट के बढ़ने से 50 लाख ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं 10% डिक्रीज इन एनुअल सेल्स यूनिट्स। तो अगर आपके एनुअल सेल्स यूनिट डिक्रीज हो जाती है तो आपको जो न्यू एनपीवी आएगा वो आएगा 52,52,000। यहां पर चेंज में कई बच्चे गलती करके आए होंगे पेपर के अंदर। आपका पहले एनपीवी कितना था, जरा ओरिजिनल एनपीवी देखिए, 7,14,400, ये पॉजिटिव में था। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, पहले 7,14,400 पॉजिटिव में था, पहले वो डाउन आएगा 0 और फिर नेगेटिव में 52,52,000 जाएगा। तो इसका मतलब ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, दोनों का मिला के चेंज होगा। फॉर एग्जांपल पहले आपकी कमाई 5 रुपए थी, अब आपका लॉस हो गया 10 रुपए का, तो आपसे चेंज पूछेंगे तो कितना होगा, तो 10 का चेंज नहीं होगा, वो 15 का चेंज होगा। पहले 5 से 0 हुआ, फिर 10 रुपए का लॉस हो तो 15 का चेंज होगा। उसी तरीके से आपको चेंज इन एनपीवी निकालना था, जो कि आएगा 59,66,400। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल चेंज होगा वो होगा 10% इन सेलिंग। मैं पहले ही बता दूं, अगर इसमें किसी भी बच्चे का कोई चेंज है वो
हमारे 100 रुपीज पेटीएम में कवर नहीं होता है, क्योंकि आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वजह से चेंज हो सकते हैं। 10% इन सेलिंग प्राइस अगर आप कम कर देंगे तो क्या होगा, तो न्यू सेलिंग प्राइस आपका 108 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो एनपीवी है उसका अमाउंट हो जाएगा नेगेटिव में 1,71,84,800। अमाउंट देख रहे हो कितने खतरनाक आ रहे हैं इसके। फिर से एनपीवी में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव जो नेगेटिव में चला गया और प्लस ये कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 10% इन वेरिएबल कॉस्ट में अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर आप इसकी बढ़ाएंगे तो 88 हो जाएगा, जैसे कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा और सारे इफेक्ट चेंज करके आप जब निकालेंगे तो एनपीवी आएगा 1,12,18,400 का नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि फिर से आप इसको 7,14,400 से प्लस कर देंगे तो नेट जो चेंज आएगा एनपीवी में वो इस अमाउंट का आएगा। जो आपका सेकंड लास्ट है वो है फिक्स कॉस्ट में चेंज करना। फिक्स कॉस्ट से चेंज करने की वजह से मैंने ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन तक अमाउंट वही रखा, सीधा फिक्स कॉस्ट में चेंज किया, उसकी वजह से हमारा जो एनपीवी वो नेगेटिव में चला गया 1,80,560, जो कि बहुत कम अमाउंट थी, जिसमें हमने दोनों को ऐड किया तो 8,94,960। आपका अगर जीटी फैक्टर यहाँ पर आप अगर अलग ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका अलग आंसर आ रहा है, जो सभी बच्चे जो एफएम पढ़ते हैं वो जानते होंगे इसके बारे में, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा चेंजेस में, वो सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका नेट इफेक्ट चेंज नहीं होगा। तो आपका चेंज इन एनपीवी अभी तक की सबसे कम अमाउंट 8,94,960। लास्ट आपका डिस्काउंट रेट जब हमने चेंज किया तो ये हो गया 11%, जिसकी वजह से हमारा जो एनपीवी है वो बहुत कम चेंज हुआ और यहाँ पर था 8,56,800। दोनों में से मेरे हिसाब से जो डिस्काउंट रेट में चेंज था उसका मिनिमम इफेक्ट था एनपीवी पे। तो अगर आपका आंसर आपने क्वेश्चन में किया तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि मिनिमम इफेक्ट क्या था, और कहीं आप भूल तो नहीं गए कि मिनिमम इफेक्ट पूछा था या मैक्सिमम इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टडी मैट में था उसमें मैक्सिमम इफेक्ट पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन जिसपे सभी बच्चों की निगाहें जमी होंगी कि क्या सर ने ये क्वेश्चन जो है गलत तो नहीं करा दिया, क्योंकि लास्ट वाले जो सॉल्यूशन था उसमें मैंने एक बच्चे से हेल्प लेकर उसको सॉल्व मतलब बच्चे से ही सॉल्व करा लिया था। तो आते हैं फिफ्थ के बी पॉइंट पे, कैसे इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो जरा ध्यान से देखिए और तीनों पार्ट इसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। पहले आपको प्राइस कैलकुलेट करना था ग्रोथ मॉडल वाला, ठीक है, गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल, तो हमने ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला रखा। P0 का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1425। अब इसमें भी कई बच्चों ने बोला कि सर ये 100% होना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने 100% से सॉल्व किया है तो मेरे हिसाब से आईसीआई इस क्वेश्चन में आपको देगा ग्रेस मार्क्स। मैंने ये जो क्वेश्चन है ये आईसीआई के नहीं, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सॉल्व किया है 1000% में, तो ध्यान रखना, इसका चेंज करके मुझे मत भेजना कि सर ये तो गलत है। नहीं, मैंने जो इंस्टीट्यूट ने 1000% का दिया है इसके अंदर उसी के हिसाब से आंसर किया है। जिन बच्चों ने 100% लिया उसके अंदर आईसीआई हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर ग्रेस मार्क्स दे दे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 1000% ना होगा, 100% होना चाहिए था ये भी। तो अगर 100% होगा तो क्वेश्चन अलग सॉल्व होगा, उसके अलग आंसर आएंगे। मैंने अभी के लिए इसको 1000% से सॉल्व किया है, जिसकी वजह से P0 का जो आंसर है वो 1425 आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो सेकंड हमसे पूछा है नेक्स्ट, उसने पूछा है कि प्राइस क्या होगा एनुअल ग्रोथ रेट अगर 10% हो जाए, तो इस केस में भी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 687.5। और लास्ट में ये थ्योरेटिकल पॉइंट था जो काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि अगर IRR 25% है और जो कॉस्ट है वो 18% है, तो क्या ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन, इसके ऊपर कमेंट करना था। ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आपका 0 होना चाहिए, मतलब डिविडेंड बांटिए मत, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, क्योंकि आपकी जो रिटर्न है वो आपकी कॉस्ट से ज्यादा है। कंपनी जनरेटिंग सरप्लस ओवर द अबव शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्टेशन, तो आपको रिटेन अर्निंग्स ना बांट के उसे कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये आपका डिविडेंड ना बांट के उसे कंपनी में ही री इन्वेस्ट रहने देना चाहिए। तो ये थे आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन। फिर से मैं बता दूं आपको, जो बच्चे यहां तक आ गए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको अगर फिफ्थ क्वेश्चन के अलावा जो मैंने वो आपको कॉस्ट बताया और ये जो 100% वाली और 1000% वाली अमाउंट बताई, अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में क्लरिकल एरर, कंप्यूटेशन एरर या कैसा भी एरर दिख रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। मैं आपको दूंगा 100% पेटीएम, पक्का व्हाट्सएप पे मिलेगा, कॉल नहीं करनी है। फिर से बता दूं, और जो भी बच्चे नए बैचेस की क्वेरी कर रहे हैं वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि जो हमारा May 24 अटेम्प्ट के लिए जो बैच शुरू हो रहा है उसकी जो स्टार्टिंग डेट क्या है और किस तरीके से ले सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे यहाँ तक आए हैं, जो हमारे बैचेस होते हैं उसकी अनलिमिटेड व्यूज होते हैं, और एग्जाम से पहले ही आपको ऐसे सुपर 40, सुपर 30 जैसे क्वेश्चन काफी सारे कराए जाते हैं जो आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन दिखाई दिए जाते हैं, और आपको मेंटरशिप मिलती है अलग से। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बता दूं, हम अलग से आपके डाउट सेशंस रखते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा एफएम का सॉल्यूशन। अगर आपको ग्रुप 1 के कॉस्ट या टैक्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको कॉस्ट का या फिर टैक्स के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, और चाहिए तो पहले किसका चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड वगैरह से वीडियो जरूर शेयर करिएगा जो ग्रुप 1 के हैं, वो भी लेक्चर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का बच्चा कोई देख रहा है, दिन का पेपर है आज, तो अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेजिएगा, जो मैंने नंबर दिया है उस पेपर का भी मैं एनालिसिस करूंगा। और अगर आप चाहेंगे तो इसका भी सजेस्टेड आंसर लेके आइए, तो मैं उनका भी सजेस्टेड आंसर जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको वो ऐसे सजेस्टेड आंसर डिटेल्ड वे में शायद अभी तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक काफी टीचर्स ने अपलोड नहीं किए हैं। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब पे इस तरीके से सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन के शायद पहली वीडियो है। ऑलरेडी अगर कोई आ गई हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।